नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए में आज बात उस खबर की जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के नेता खुलेआम लोकतंत्र को जला देने की धमकियां दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे और खुद को कानून से ऊपर मान चुके कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम कहते हैं कि अगर एसआईआर हुआ तो चुनाव आयोग हो या बीजेपी सभी की टांग तोड़ देंगे। कुल मिलाकर मतदाता सूची से नकली घुसपैठियों के नाम हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया को टीएमसी ने सीधे हिंसक युद्ध का रूप दे दिया है। जवाब तो चाहिए में आज कई सवाल इस प्रकार के खड़े हो रहे हैं। सवालों पर आएंगे कि आखिर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कसम खा चुकी है क्या टीएमसी? यह बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, इस सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आज इस चर्चा में आज आपको बताएंगे। बंगाल संविधान से नहीं ममता बनर्जी के फरमानशाही से चलेगा क्या? एसआईआर से ममता बनर्जी को किस बात का डर है? बिहार में सकुशल संपन्न हो गया एसआईआर, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आई तो वहां पर खौफ दिख रहा है। क्यों? इसकी बात होगी आज। फर्जी घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहती है ममता? यह भी सवाल आज रेस करेंगे। ममता सरकार के मंत्री, विधायक और नेता सभी एसआईआर को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो लोग खुद खुले मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जलाने, चुनाव आयोग की टांग तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। सवाल ममता बनर्जी से ही नहीं, पूरे विपक्ष से है। जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन सभी से है कि मतदाता सूची में धोखाधड़ी रोकना लोकतंत्र बचाने का काम नहीं बल्कि आग लगाने का कारण कब से और क्यों बन गया है। जवाब तो चाहिए में आज पूरा पैनल जुट रहा है। करेंगे सभी से एक एक करके बात, लेकिन उससे पहले इस बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, दिखाएंगे आपको। देखिए पहले। जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को एसआईआर का आप जितना भी करें उसका विरोध हम करेंगे। जेन्युइन बंगाल के एक आदमी का नाम हम काटने नहीं देंगे। दूसरा, जो सीआईए का नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। और आज जब बंगाल के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में फेज वाइज एसआईआर अनाउंस होता है तो जो अपने आप को संविधान के रक्षक बोलते हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं। क्या ममता बनर्जी जी इन विधायकों पर, इन मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगी? सिद्दीकुल्ला चौधरी, ताजमल हुसैन, सबीना यास्मीन, फिरहाद हकीम जो हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं, निशित मलिक। हमने देखा है इससे पहले कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जंगल राज के तहत एक खुला हमला होता है, ओपन अटैक होता है और हमारे आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू को लहूलुहान किया जाता है, उनकी जान पर बनाती है। कई दिनों तक वो आईसीयू में होते हैं। हमने देखा है कि 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा गया है। हमने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे एससी एसटी समाज के लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके घर को जलाते हैं, टारगेट करते हैं, मारते हैं, राइट्स करते हैं और उसके अलावा रेप भी करते हैं। हमने संदेश खाली में देखा कि कैसे चुन चुन कर एससी एसटी समुदाय की महिलाओं का बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी को, शाहजहां शेख को, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये हिंसा करने वाले लोगों को, जंगलराज बनाने वाले लोगों को, दंगा करने वाले लोगों को टीएमसी कैसे खुला संरक्षण देती है। और इसीलिए टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर। मैंने वो बोल दिया कि एसआईआर के नाम पे कल भी जो घटना घटा आप सबको पता है, और आज जो दिनाटा में हुआ वो भी आप सबको पता है। इनके लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि एसआईआर का घोषणा हुआ 2 दिन पहले, परसों, और 48 घंटे के पहले
2 जान जा चुकी है। और आज जहां पे मैं आया हूं, प्रदीप कड़ का घर में उन्होंने साफ बयान दिया है, लिखा है सुसाइड नोट पे कि मेरे मृत्यु के पीछे जिम्मेदार है एसआईआर और एनआरसी। तो इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है, देश का गृह मंत्री अमित शाह है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है। ये सीधा बात है। उनकी भतीजा ममता बनर्जी से भी आगे झूठ बोलने में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे, खून की नदी बहा देंगे, क्या क्या बोल रहे थे उनके लोग। अब कैसे वो लोग लाइन में आ गए। हम नया बहाना शुरू करके अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 11 बार 10 बार हुआ है एसआईआर। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? तुम संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार ये भी उसी कांग्रेसी कल्चर से आए हैं। बड़े बड़े बातें करना है उनको आता है, काम कुछ नहीं आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं। तो बीजेपी हो या चुनाव आयोग, एसआईआर करने के लिए पहुंचे तो टांगे तोड़ देंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जला देंगे। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इस पर आज बात करेंगे। पैनल में कौन कौन है बता देते हैं आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। समय देने के लिए आप सभी का बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप जी से करना चाहूंगा। दिलीप जी, चुनाव आयोग हो या बीजेपी, आप सभी एसआईआर के विषय पर हमेशा अडिग दिखाई देते हैं और ये चीजें बहुत स्पष्ट है। लेकिन टीएमसी जो सत्ता पक्ष है पश्चिम बंगाल में, दिलीप जी, वो संवैधानिक रास्ते से हटकर गुंडा शासन चलाने की बात कर रही है। उनका कहना है कि हम टांग तोड़ देंगे, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। प्रतिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण होगी यहां, दिलीप जी। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर डिवाइस को प्लीज। जी आपकी आवाज आ रही है सर। अभी आ रही है क्या आवाज? आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। जी देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी, उनका जो तरीका है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो किसी भी संविधान को नहीं मानती। वो किसी भी संविधान को मानती नहीं है और गुंडा राज पूरे बंगाल में चल रहा है। एसआईआर वो नहीं होने देंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? ये अच्छी तरह से उन्हें पता है कि यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं उनको इनके संरक्षण में पाला जा रहा है। पूरे इनके संरक्षण में उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा माने अलग से एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना करके वोट राजनीति की जा रही है, जो कि ऑफिशियल अगर 27% पूरे बंगाल में दिखाया जा रहा है तो अनऑफिशियल 40% यहाँ पे रोहिंग्या आकर के वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना करके ये तृणमूल सरकार के संरक्षण में काम कर रही है। ये वोट की काम करते हैं। दूसरी बात, जो आज से 10 साल पहले भी मर चुके हैं उनका भी वोट डलवाती है तृणमूल कांग्रेस। तो आज ये जितना भी इनके पास की 2 नंबरे जितने भी वोटर हैं जी, तो ये तो इनके संरक्षण में तैयार किए गए हैं, तो इनको तो तकलीफ होगा। और ये जो बोलती है कि मैं पैर तोड़वा दूंगा, मर्डर करा दूंगी, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ माननीय सीएम साहिबा से कि भैया ये एक स्टेट है, आप अपने आप में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है। आप अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते। आप लोकतंत्र को जलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आऊंगा एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए सर, मैं लौटूंगा और समझूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग के ऊपर यह आरोप विपक्ष लगाता है कि घुसपैठियों को भगाने के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और यही आप इसी पैटर्न पर आगे बढ़कर बंगाल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप आपके ऊपर टीएमसी के, कांग्रेस के तमाम नेता लगाते हैं। मैं आऊंगा पुनः आपकी तरफ और इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। आशीष जी दिखाई दे रहे हैं, आशीष सैनी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी बात करेंगे। आशीष जी, मतदाता सूची से जो नकली घुसपैठिए हैं उनको निकालने की, हटाने की प्रक्रिया एसआईआर चल रही है। अब ये प्रक्रिया का विरोध करते करते टीएमसी का ये कहना कि हम आग लगा देंगे, टांग तोड़ देंगे, ये लोकतंत्र है या लश्कर वाला कोई लोकतंत्र है, जो नया लोकतंत्र चल रहा है कोई पश्चिम बंगाल में? आशीष जी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई हिंसा की बात की है, किसी को मारने की या संविधान विरोधी बात की है, तो हम उसका समर्थन कतई नहीं करते हैं।
और देश की लोकतांत्रिक रजिस्टर्ड पार्टी का कोई भी सदस्य उसका समर्थन नहीं करता। अब दिलीप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन इन्होंने अमित शाह के खिलाफ अभी बयान दिया, हमारे देश से गृह मंत्री है, तो मैं इनकी निजी राय रही होगी, कोई अमित शाह से कोई झगड़ा रहा होगा। लेकिन SIR को लेकर जो हमारे सवाल है उनके जवाब मिले बगैर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इसे सभी राज्यों में लागू किया है, तो बंगाल में इसका विरोध ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर जिस तरीके से गैर कानूनी कार्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कर रहे हैं, तो उसका विरोध है ये तय। अब आपको मैं एक उदाहरण दूंगा गोवा का, जहां पर स्थानीय निकाय के आपके नॉमिनेशंस में 80% नॉमिनेशन कांग्रेस पार्टी के इन्हीं चुनाव आयोग ने खारिज कर दिए। किसने अधिकार दिया था इन चुनाव आयोग को कि 80% नॉमिनेशन कांग्रेस से खारिज कर दे? यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाने में चुनाव आयोग विफल हो रहा है और गैर भाजपाई सरकारों को जिस तरीके से आतंकित किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं मन में डर और सवाल उत्पन्न होते हैं। उन डर और सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी की, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क आशीष जी सभी का हो जाए। और आपने कहा कि कुछ गैरकानूनी कार्य पश्चिम बंगाल में स्पेशली हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार, उनके नेता, चुनाव आयोग मिलकर ये गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। अब वो कौन से गैरकानूनी कार्य हैं वो मैं ज़रूर चाहूँगा आगे जब आपसे बातचीत हो तो बताएं, उसको स्पेसिफाई करते हुए प्लीज़ आप बने रहिएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, जब सत्ता पक्ष खुद आग लगाने, पैर तोड़ने की धमकियाँ दे, तो क्या कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स होना शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में? नहीं, अभी तो ये ऐसा है कि डर की धमकी है, क्योंकि बिहार को लेकर के भी इसी तरह की बातें उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सारे विपक्षी पार्टियां गई थी, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। जो नाम कटने थे वो कट गए, जो रहने हैं वो रह गए, और उसी पे अब चुनाव होने जा रहा है बिहार का। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक संवैधानिक अधिकार है अपडेट करने का। अब वो अपडेट करने में लोगों को परेशानी क्यों होगी? क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो लोग वहां नहीं रहते हैं या जो लोग अब जिंदा नहीं हैं, तो जब उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रह जाते हैं, तो जहां पर भी कोई भी दबंग ग्रुप होता है, कोई भी हो, तो वो उनके वोट डालता है। और जो सत्ता में होती है सरकार, उसे ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उसके पास प्रशासन होता है, तो वो इसका फायदा उठाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो संविधान है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक है। तो एक तो जो ये हकीम कह रहे हैं कि साहब वो CIA बोल रहे थे वो CA को, तो CA तो लागू हो चुका, वह नियम भी बन चुके। बिल्कुल। और CA के अधीन जिसको भी नागरिकता मिली है वो भारत का नागरिक है, और अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको वोट डालने से कौन रोक सकता है? ये एक तरफ तो आप कहते हैं कोई भी जेन्युइन वोटर नहीं छूटना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जिनको भारतीय नागरिकता मिली है उनको हम टांग तोड़ देंगे, उनको वोट नहीं डालने देंगे। और जो घुसपैठिए हैं जिनको वहां पे बसाया गया है, जो कि वहां भारत के नागरिक नहीं है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी जांच होगी तो वो वहां से निकल जाएंगे। तो आप सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, सारी विपक्षी पार्टियों का एक मोटा वोट बैंक है मुस्लिम, और उनको अब इस बात का पूरा डर सता रहा है कि उस वोट बैंक में बहुत सारे नाम निकलने हैं जो कि लीगली निकलने हैं। ठीक है, और इसीलिए उसका विरोध हो रहा है। मैं समझ गया सर, मतलब कुल जमा यही है कि बांग्लादेशियों के नाम कट जाएंगे, SIR होगा, विशेष तौर पर घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे, ये इनका वोट बैंक है और यही वास्तविक वजह है इनके डर की। प्लीज आप बने रहेगा सर। के नाम भी जुड़ेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल, CA के तहत नाम भी जो नॉन मुस्लिम हैं जिनको नागरिकता मिली है उनके नाम भी जुड़ेंगे। ठीक है, आप बने रहेगा। दिलीप जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। दिलीप सिंह जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी गैर कानूनी कार्य कर रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, स्पेशली पश्चिम बंगाल में। अब जवाब चाहूंगा आपका दिलीप जी। देखिए, ये कांग्रेस और तृणमूल है तो दोनों एक ही,
ये क्या जो यहाँ पे रेप किया गया कॉलेज में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, क्या बीजेपी ने करवाया? ये मैं कांग्रेस के जो बैठे हैं महान पुरुष उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, ये आपको पहले बार पढ़ना चाहिए बंगाल की हिस्ट्री को, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। जो आपके लॉ कॉलेज में रेप किया गया तृणमूल के ये युवा मोर्चा के गुंडों ने किया। आज दो जो मर्डर हुए यहाँ पे आपके जो मुर्शिदाबाद में, आप समझिए मालदा में भी जो हुआ, वो दोनों इसलिए मर्डर किया गया कि वो हिंदू थे, वो पार्टी करते थे सीपीएम, वो बीजेपी नहीं करते थे। लेकिन आज जो बॉबी हकीम और अभिषेक बनर्जी का जो वर्ड है, क्या संविधान इसको अलाउ करता है? वो बोल रहे मैं आग लगा दूंगा, पूरा बंगाल में खून की नदियां बहेगी, मैं पैर तोड़ दूंगा। दो लोग आत्महत्या नहीं किया कोई, ये मर्डर तृणमूल कांग्रेस करवाई है, जिसका अभिषेक बनर्जी अभी बात कर रहे थे। मर्डर भी तृणमूल कांग्रेस कराई है और ये सिग्नेचर चिट्ठी भी तृणमूल ने ही लिखा है। लेकिन इस धमकी से एसआईआर रुकने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो बोले हैं, उन्होंने जो कहा है कि संविधान को सबको मानना पड़ेगा और संविधान सारे देश के लिए है। ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है जो कि संविधान के बाहर जा सकता है। संविधान के बाहर जाएगा तो रूल ऑफ प्रेसिडेंट होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन इनको डर इसलिए है कि ईमानदारी से अगर वोट होगा तो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे सफाया हो जाएगा। इस डर से ये किसी भी तरह से नहीं चाहते कि यहाँ पे एसआईआर हो। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 256 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, सूली पे चढ़ाया गया है। और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता पे बैठे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि वहां पे दुर्नीति किसको बोलते हैं? जितनी भी कोयला चोरी, गोरू पचा, बालू चोरी, सारा अभिषेक बनर्जी करवा रहे हैं। ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा है। आपको बंगाल का हिस्ट्री बिना जाने कैसे बोल दिए? भाई साहब, आप उनसे अलायंस करिए, आप जिससे मर्जी उससे अलायंस करिए, लेकिन बगैर कोई सबूत का, बगैर कोई तथ्य का आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार नेता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो देश में हो रहा है, जो देश के अच्छे जगह पे ले जाना चाहता है, देश के विकास के बारे में सोच। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत का स्टेटस देखिए कहां पे है। अब कहां है, क्या देख रहे हैं आप लोग? आशीष जी, आप बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। एक संप्रदाय को देखा जा रहा है, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बंगाल के बंगाली नहीं रह पा रहे हैं। क्या बात करते हैं भाई साहब? नहीं, बिल्कुल। ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश जहां पर चल रही है वो कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन प्रयास जो है वो कभी नहीं कामयाब होगा। हाँ, हमारे कोशिशें जो है वो जारी हैं और मजबूत गृह मंत्री साहब हैं, ये कभी होने नहीं देंगे कामयाब इनको। ठीक है आशीष जी, क्या कहेंगे आप? कौन से गैर कानूनी कार्य वहां पर हो रहे हैं? आपने संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगलियां उठाई हैं समय दर समय, और अभी भी बतौर एक प्रवक्ता आप कांग्रेस पार्टी के हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। विरोध बिहार में भी हुआ, वहाँ नहीं रोक पाए आप लोग, कोर्ट का आदेश आया, एसआईआर कंप्लीट हुआ, जैसा कि अभी सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में पूरा प्रोपेगेंडा रचने के पीछे का क्या मकसद है और गैर कानूनी कार्य क्या है वो भी बताइएगा सर। आशीष जी, देखिए, मुझे अपना समय थोड़ा सा चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। सुरेंद्र स्वामी जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा है, जिसमें नागपुरी संदेश आते हैं, जिसमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने बिहार चुनाव में केवल आधार कार्ड को शामिल करने की मांग की कि अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को शामिल करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया और आधार कार्ड शामिल किया गया। पहले आधार कार्ड शामिल नहीं था। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, ये दोनों बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, कि आधार कार्ड के अलावा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे वो अपने आप को यहाँ का नागरिक साबित कर सकते हैं? बार बार नागरिकता पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नागरिक है या नहीं है, इस बात का क्या प्रमाणिक प्रक्रिया भारत की सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाती है जो विधि सम्मत है? जरा वो बता दीजिए, जिसमें आधार कार्ड की और वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपने जमीन के डॉक्यूमेंट, इनके अलावा कौन सा साधन इनके पास है? मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी नेता यहाँ बैठे हुए हैं दिलीप सिंह, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, लेकिन इनके पास क्या सबूत है कि ये बताएंगे? ये वही सबूत बताएंगे जो भारत की सरकार ने या राज्य की सरकार ने इनको वो डॉक्यूमेंट दिए हैं, और वो पहले से सरकारों के पास मौजूद है। चुनाव आयोग के साथ शेयर करने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। एक दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि बिहार में इन्होंने 64 लाख मतदाताओं पर निशान लगाए और उनके वोट काटने का काम किया, जिसे 22 लाख की डेथ हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग परमानेंट यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। उसमें से केवल 400 लोग हैं
जिनकी नागरिकता पर ये सवाल उठा पाए, और उन्होंने अपने अपील के फॉर्म भर दिए, अपनी अपील कर दी। तो मुझे बताइए ना, जब पूरे बिहार में 7.5 करोड़ मतदाताओं में ये 2 बांग्लादेशी भी नहीं ढूंढ पाए, 2 रोहिंग्या नहीं ढूंढ पाए, तो ये आखिर किस बांग्लादेशी की और किस रोहिंग्या की बात करते हैं? ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी केवल वहीं आते हैं जहां पर चुनाव होता है, बीजेपी को वोट चाहिए होती है। सुरेंद्र स्वामी जी, आप जैसे लोगों को समझना चाहिए कि आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर जिस प्रकार का झूठ परोसते हैं, आखिर आने वाली पीढ़ी को आप देकर क्या जा रहे हैं? आप अपने जीवन में ऐसा क्या देकर जाएंगे देश को, ये जो झूठ के अलावा, जिससे आप साबित कर सके कि देश का लोकतंत्र और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा उसका जवाब अगर दोनों नेता दे दें जो यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार में 7.5 लाख मतदाता जो चेन्नई में यानी तमिलनाडु में मजदूरी करने गए हैं, उनकी वोट काट दी गई ये कहकर कि वो शिफ्ट हो गए हैं, और आज तक तमिलनाडु में उनकी वोट नहीं बनी है। मुझे बताइए, चुनाव आयोग उसकी वोट कब तक बना देगा? ये मेरे सवाल है, इसका अगर जवाब दे सके तो मैं मान लूंगा, क्योंकि कम से कम भी 4 महीने हो गए उनकी वोट कटे हुए। ठीक है। वो गैर कानूनी कार्य क्या हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में? गैर कानूनी है। अब क्या है सर, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को गरीब आदमी वोट नहीं देता, इन्होंने 7.5 लाख वोट बिहार में से काट दी। ये कानूनी है या गैर कानूनी है, ये बता दीजिए सुरेंद्र स्वामी जी। जी, ऐसा है कि कांग्रेस की तो यही परेशानी है, और उस पे मैं इनको कोई जवाब नहीं देना चाहता कि ये नागपुरी। बताइए। नहीं, संतरे तो आप लग रहे हैं नागपुरी, आप मुझे कह रहे हैं। आप तो बिल्कुल नागपुरी संतरे लग रहे हैं, गोल मटोल एकदम। आप व्हाट्सएप ग्रुप से चलने वाले लोग हैं, एकदम नागपुरी संतरे लग रहे हैं। सीधा सवाल पूछा स्वामी जी, नहीं, जो 7.5 लाख वोट वहाँ पे गरीब आदमियों के काट दिए गए, जो मजदूरी करके तमिलनाडु गए थे, उनकी वोट कब तक जुड़ जाएगी? आशीष जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मांग रहा हूँ। हाँ, तो अरे जवाब दे रहा हूँ उनको। जो तुमने कहा कि नागपुर से संदेश आते हैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप सैनी होकर के एक उस पार्टी के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं जो हिंदुओं को खत्म करना चाहती है, जो खुद हिंदू नहीं है, जो हिंदुओं से नफरत करती है। आप नटवर सिंह की किताब पढ़ी है आपने? आप बने बैठे हैं यहाँ पे प्रवक्ता, क्या लिखा है उन्होंने कि इंदिरा गांधी ने जाके कहा कि हमने इसलिए मजार पे गई हूं मैं बाबर की कि वो हम उनके वंशज हैं। आपको शर्म नहीं आती यहाँ बैठ के इस तरह की बात करते हुए? एक किसी पर भी आरोप लगा दो ताकि वो आदमी दब जाए। आपने प्रणब मुखर्जी की किताब नहीं पढ़ी? क्या कहा है उन्होंने कि सोनिया गांधी ने इसलिए उनको जेल भिजवाया शंकराचार्य को, वो हिंदुओं से नफरत करती हैं। आपने नहीं सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, नाम बदलिए अपना। सबसे पहले आप मौलाना आशीष सैनी बदल के कुछ असमुद्दीन लिखने लग जाइए। इसके अलावा कुछ है आपके पास? इसके अलावा कुछ मुझे नहीं दबा सकते। नहीं, आप जो बात करता हूँ, और कांग्रेस तो 2% की पार्टी है यूपी में, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। वेस्ट बंगाल आपके अंदर राम रहीम और आसाराम जैसा ठगियात दिखाई दे रहा है। नागपुरी दिख रहे नहीं, आप आसाराम और राम रहीम के इशारों पर चलने वाले लोग, कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के औलाद बने घूम रहे हो, समझे? नहीं, आप चिन्मयानंद को अपना गुरु मानते हो। आप जैसे चरित्रहीन लोगों से बात जिसका पक्ष करेंगे, मैं उसका पक्ष नहीं करूंगा। कार्ड के लिए कहा है कि आप फॉर्म में भरवाइए, लेकिन आप जांच कर सकते हैं। आप बलात्कारी हैं, ये आधार कार्ड की जांच के लिए है। आसाराम के चले, राम रहीम के चले। आधार कार्ड है उसका वोटर कार्ड बनेगा। सुरेंद्र स्वामी नाम रखे, अरे आपका वोटर कार्ड नहीं बन सकता। अरे आपको हिंदू होने पर शर्म आनी चाहिए। पानी में अरे गुलामी की अभी तक आपके अंदर से बीज नहीं निकले हैं। मुझे लगता है पूरे का पूरा खानदान आपका जो है मुसलमानी उसका चश्मे पड़ गया है। देखिए ना, आप जरा अपना चेहरा देखिए, आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हैं, दुराचारियों के पक्ष में खड़े हैं, और उसके बाद भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। लायक नहीं है कि प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे। दूसरे का धर्म को सवाल उठाइए, आपके खुद के धर्म पर सवाल उठेंगे। यही तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आप जैसे धर्म के ठेकेदार, आप जैसे मनुवाद के औलादे, यदि हम पर सवाल उठाएंगे तो आप के खिलाफ भी बहुत हिंदू लड़े, लेकिन आप तो उनमें से हो जो औरंगजेब के वंशजों के ठीक है। मैं चाहूंगा थोड़ा कुछ फैक्ट्स पे बात हो जाए सर। नहीं, मैं चाहूंगा सुरेंद्र स्वामी जी, स्पेशली आपके तरफ से सर,
कि कुछ फैक्ट्स पर भी थोड़ी बात हो जाए। मैं facts नहीं बता रहा था उन्होंने टेक्निकल आपको। बातें जो की हैं आशीष जी ने, उनका ये कहना है कि भाई इतने लाख वहां के दावे किए गए, कितने निकले, उन्होंने भी जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। तो फिर तो खुश होना चाहिए। हाँ, अरे अगर निकले ही नहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी तो फिर परेशानी क्यों है इनको? अरे एकदम दोनों ठीक। बातें तो नहीं हो तकलीफ सकती क्यों ना। है? एक तरफ आप फिर कह क्यों रहे हैं कि वो तकलीफ है? निकालने वाले हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसमें निकले दर्द ही क्यों नहीं, है अगर मिले ही नहीं नहीं। निकले हैं तो? जब मिले ही नहीं तो आप क्यों परेशान है SIR से? ये तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई आप कहते हो बांग्लादेशी रोहिंग्या बिहार में मिले ही नहीं। जब मिले ही नहीं तो फिर आपको क्या परेशानी है? फिर आपको वोट कटने से क्यों परेशानी हुई जब है ही नहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या लिस्ट में कटने वालों की? इनकी अकल इतनी है जितनी कि इनके घुटनों में है। समझे नहीं आप? असली बात क्या है आशीष, मैं अब आपको समझाता हूँ बिहार में क्या हुआ है और वही बंगाल में होने वाला है। जो भारत का नागरिक मुसलमान नहीं है वो फॉर्म नहीं भरेगा। उसको डर है कि अगर उसने फॉर्म भर दिया और जांच हुई और वो भारत का नागरिक नहीं निकला तो पकड़ा जाएगा। तो वो बांग्लादेश भारत बंगाल में मौजूद होते हुए फॉर्म नहीं भरेगा, जैसा उसने बिहार में किया। बिहार में जो 37 लाख वोटों के नाम कटे हैं, जिनका ये कहा गया है कि वो बाहर चले गए हैं, वो लोग कौन है? बिहार का डर मत क्या दिखाइए। 37 लाख लोग बाहर से पलायन के? नहीं, वही लोग हैं जो ठीक है। बिहार में मौजूद हैं लेकिन डर के 7.5 मारे लाख फॉर्म लोग नहीं भर रहे हाँ। हैं। मजदूरी करते दूसरी हैं, बात उनकी ये वोट है काट दी, बताइए क्यों काट दी? CAA के जिनको नागरिकता मिलेगी CAA के तहत, उनसे फरीद को क्या प्रॉब्लम नहीं, है? नहीं, मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा चलेगा। संविधान की बात करती है, और जब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्य हो रहा है तो उसका अरे विरोध भी करना और है। ये खुद नहीं, उसका BJP विरोध के भी उसमें करना है। हो अब रहा है SIR से आपको। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टियों की, मैं समझने की कोशिश अगर करूंगा। इन्होंने- तो देखिए, बंगाल की सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। खुद को कानून से ऊपर ये लोग मान चुके हैं, ऐसा लग रहा है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता आशीष सैनी जी की तरफ मैं पुनः बढ़ूंगा। आशीष जी, SIR का विरोध एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध है, स्पष्ट रूप से ये आप भी इनकार नहीं कर सकते। सीधा सवाल है कि घुसपैठियों पर चल रही इस कार्रवाई से क्या इस बात को लेकर डर घबराहट आप में है? पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल TMC में, यहाँ पर RJD या इस प्रकार के जो भी दल हैं, इसलिए है कि वोट फैक्ट्री खतरे में है? देखिए आशीष गोस्वामी जी, ना तो हमने मेरे किसी वक्तव्य में मैंने कहा कि हम SIR का विरोध कर रहे हैं। हमने SIR में आधार कार्ड को ना लिए जाने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से उसे लागू करवा दिया। हमने विरोध किया गलत ढंग से वोट काटे जाने का, यानी 7.5 लाख वोट जो बिहार के लोगों की जो तमिलनाडु में रहते हैं, स्पेसिफिक मैंने मार्क किया है। 7.5 लाख लोग वो मतलब जो बिहार के पश्चिम लोग बंगाल में SIR तमिलनाडु- का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की नहीं, तरफ से, आप लोग समर्थन करते हैं कि देखिए, SIR होना चाहिए गोस्वामी जी, पश्चिम अगर आप- बंगाल में? नहीं, आप सुन लीजिए पहले। अगर आप बार बार मेरे जवाब को बीच में बोलने की कोशिश करेंगे तो कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं बन जाएंगे आप। नहीं, तो आप भी कोई बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे। पर्सनल अटैक करना बंद करिए आशीष जी, पर्सनल अटैक करना बंद करिए। कौन बड़ा कौन छोटा वो सब मत करिए मुझे। नहीं, मुझे आप बताइए, संविधान की कॉपी लेके घूमने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता या संविधान के धज्जियां ममता बनर्जी उड़ा रही हैं, कितना सड़कों पे आए आप लोग? अरे कितना सड़कों पे आए? ये दोहरा रवैया किस बात का? ये पत्रकारिता पे ज्ञान मत दीजिए मुझे आशीष सैनी, पत्रकारिता पे ज्ञान मत देना मुझे। तुम जब से प्रवक्ता गिरी नहीं करो तब से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं। जब से प्रवक्ता गिरी नहीं करो उससे पहले से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं, है ना? मुझे कोशिश मत करना कुछ सिखाने की। तो आप छोड़ दीजिए ना, आप इनको बुला। अरे डोंट टीच मी हाउ टू रन माय शो। डोंट टीच मी हाउ टू रन माय शो। डोंट टीच मी हाउ टू रन माय शो। आप विषय पर आइए, आप विषय पर आइए। मैंने कहा कि जो वोट फैक्ट्री घुसपैठियों की है वो तबाह होने जा रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्या? मेरे से क्यों लड़ रहे हो भाई आप? मेरे से क्यों लड़ रहे हो आप? ये बड़े पत्रकार नहीं बन जाओगे, छोटे पत्रकार नहीं बन जाओगे, क्या बातें करते हो आप? शब्द खत्म हो जाते तो एंकर पे पर्सनल अटैक, यही बचा है। रटी रटाई 4 लाइनें रट के बैठ जाते हो प्रवक्ता बन के, अब पर्सनल अटैक एंकर पे चालू कर दोगे आप? आप अगर पत्रकार है तो ये मैं आप प्रवक्ता, आप किस लेवल के प्रवक्ता हो? मैं आपके अब नहीं, मैं आपके प्रवक्तागिरी पे सवाल उठाना शुरू कर दूं, नहीं मैं आपके प्रवक्तागिरी पे सवाल उठाना शुरू कर दूं तो फिर कैसे लगेगा आपको? नहीं, आप उठा लीजिए। नहीं, आप किस प्रकार के प्रवक्ता, थर्ड क्लास के प्रवक्ता बोलूं आपको? आपकी मजबूरी है। किस बात का प्रवक्ता भाई आप? मजबूरी है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता अरे हूं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है सर, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनल मत जाया करिए। दिलीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे आप दिलीप सिंह जी से निपटो ना भाई, मेरे से क्या लड़ रहा हूं? मैं बीजेपी हूं क्या? दिलीप सिंह जी बोलिए।
दिलीप सिंह जी। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई ये बताइए। आशीष जी, मैंने आपका सारा बात बहुत प्यार से सुना, मेरी बात सुनिए। दिलीप जी, मेरा केवल एक सवाल आपसे है कि बिहार में कितने आशीष जी, मैं तो घुसपैठियों सारा पर चीज कार्रवाई आपका हुई? सुना, एक बार मेरा तो सुन लीजिए। आप अगर ये झगड़ा के मूड में है तो फिर डिबेट में बैठने का कोई मीनिंग नहीं निकलता। मेरा केवल एक सवाल है, मैं आपके किए गए क्वेश्चन का मैं उत्तर क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ। आपने अभी सवाल है सर, जो वर्ड बोला, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मेरा केवल एक सवाल है जी, आपकी आवाज, दिलीप जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आशीष जी सुनिए मेरी बात। आप क्या जो हिंदू को मारा जा रहा है, आप इसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष जी, जो हिंदू को यहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को मार के पेड़ से सुन लीजिए। देखिए, मैं नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। आप अगर देखिए, अभी आपका तरीका बहुत गलत है। आप कुछ नहीं कर सकते, हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते हैं तो आपको डिबेट में नहीं आना सीट पे बैठने का। अगर आपको पेशेंस नहीं है भाई साहब, तो आप मंत्रालय का काम नहीं संभाल सकता। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप डिबेट में मत बैठिए। उसे कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में बोल रहे हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है ना। राहुल गांधी जी जैसे करते वैसे ही आप करेंगे। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब आपने मेरा एक बेसिक सा सवाल, नहीं, मेरा एक बेसिक सा सवाल है सुरेंद्र स्वामी जी, मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ। मैंने एक बेसिक सा सवाल पूछा, राहुल गांधी संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, ये दिन भर ये नारा लगाते हैं, हाथों में वो संविधान की कॉपी भी लेकर इनका चुनवैया नेता से लेकर इनका बड़ा से बड़ा नेता आजकल वो फैशन चल गया है, संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। सुनिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए भाई। अरे मैं एंकर सीट पे बैठा हूँ, I'm on the driving seat. Let me ask my questions. दिलीप जी प्लीज बने रहिए। मारा जा रहा है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुनिए। अरे मेरा सवाल सुनिए दिलीप जी प्लीज, मेरा सवाल है, दिलीप जी प्लीज होल्ड ऑन, दिलीप जी होल्ड ऑन। मेरा सवाल है तीनों लोगों से, मैं समझना चाहूंगा सुरेंद्र स्वामी जी स्पेशली आपसे। राहुल गांधी जी संविधान बचाओ की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हीं की सहयोगी पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जला देने की, टांग तोड़ने की धमकियां दे रही है। ये दोहरा रवैया क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? ये सवाल है मेरा। सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, सहयोगी पार्टी है इनकी। नहीं, देखिए ऐसा है कि संविधान बचाओ तो खाली एक होता है ना, जो कि मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि गाय की खाल ओढ़ के भेड़िया आ गया है, तो वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। सारे पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जानता है आज की पॉलिटिक्स में कि राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो विदेशी ताकतों से पैसे लेकर उनके हाथ की कठपुतली बनकर यहाँ खेल रही है। और वो तमाम तरह के आरोप ही लगाने का, पहले केजरीवाल आरोप लगाया करते थे, अब उसकी जगह राहुल गांधी ने ले ली है। वो इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं पिछले 1 साल से, वो सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को धमकी दे रहे हैं, वो पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, वो जजेस को धमकी दे रहे हैं, किसको वो नहीं दे रहे। इसका साफ मतलब यह है कि प्रजातंत्र में देश ने इनको नकार दिया है, देश की जनता ने इनको नकार दिया है। इतनी बड़ी यूपी में 2.5% वोट वाले हैं ये असेंबली का। आप पिछले साल का रिजल्ट उठा लीजिए, पिछला चुनाव का। वेस्ट बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव का आप रिजल्ट उठा लीजिए, 3% की पार्टी है। साफ हो गए। हाँ। अब 3% की पार्टी यहाँ बैठ करके इतनी, इससे ज्यादा तो नोटा और इंडिपेंडेंट को वोट मिलते हैं। हाँ। तो जनता इस पार्टी को नकार चुकी है। जब नकार चुके हैं तो आदमी क्या करता है, सब जगह गाली बकता फिरता है। जो कमजोर आदमी होता है, सड़क पे भी आपने देखा नहीं है? जी बिल्कुल, वो गाली बकते फिरते हैं, हर आदमी को गाली बकते फिरते हैं। और मेरा तो ये सुझाव है ममता बनर्जी को कि आप इस समय इलेक्शन कमीशन के ट्रैप में मत आइए, उनको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि अगर आपने, और आपके तो मुसलमान ही सब बोल रहे हैं, सारे के सारे दौड़ दौड़ के बोल रहे हैं कि हम टांग तोड़ देंगे, ये कर देंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि हम संवैधानिक ड्यूटी वेस्ट बंगाल में इस सरकार के तहत नहीं कर सकते, उस दिन इनकी सबकी टांग टूटेगी। कैसे ही वहां पे बदलाव होगा, इनको खुद समझ में आ जाएगा कि बड़बोले का क्या असर निकला। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों को कहने की आजादी दी जा रही है, बोलने की भी आजादी दी जा रही है, लेकिन अगर वो उस एक्सट्रीम पर गए
जो कि बिहार में नहीं गए, खाली बोलते रह गए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी ये बोलते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने जो बोला है वो कहा, उस दिन ये हकीम क्या है आपको नजर भी नहीं आएंगे कहीं। ठीक है, पता ही नहीं लगेगा कहाँ की जेलों में चले गए हैं ये ठीक है। लोग। तो घबरा तो क्यों इस रहे हैं? मानते में नहीं रहना चाहिए। नहीं, मेरा तो नहीं, अब मैं आशीष जी की तरफ बढ़ूंगा। तो आशीष सैनी जी, ठीक है सर। आशीष नेटवर्क जी पहले तो निवेदन ये है कि जब डिबेट में आया करिए तो खाते पीते मत रहा करिए प्लीज। ये थोड़ा सा ना, ये कहीं से भी लगता नहीं है कि आप तरीके से बैठे हैं हमारी डिबेट में। ये खाना पीना नाश्ता वगैरह पहले कर लिया करिए, बाद में कर लिया करिए। मेरा आपसे सुझाव भी है, रिक्वेस्ट भी है। एनीवेज, सवाल मेरा आपसे सर घूम फिर के वही है कि ये जो डर है वो इसीलिए है कि वोट फैक्ट्री आप लोगों की तबाह हो रही है, और सुरेंद्र स्वामी जी का भी ये कहना कि आप लोग समाप्त हो चुके हैं पूरे देश में, तमाम राज्यों से खत्म है मामला आप लोगों का, तो 2.5% के इर्द गिर्द हर राज्य में लगभग आप बचे हैं। ये बहुत बड़ी वजह है कि आप बौखला जाते हैं, आप एंकर्स पे पर्सनल टारगेट करने लग जाते हैं और उल जुलूल कुछ भी बोलते रहते हैं। आशीष जी। सुरेंद्र स्वामी जी और दिलीप सिंह जी कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनका ज्ञान इतना ही है और ये हमारे सवाल जो देश के नागरिक के सवाल हैं उनको इस तरह से हवा में उड़ा रहे हैं, तो इनका इतना नहीं है। तब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने मुझसे कहा कि आपत्ति क्या है, मैंने अपनी आपत्ति आपसे व्यक्त की। अब आप अगर कोई जवाब इनसे दिलवा सके तो बेहतर है, नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं है। तो क्योंकि ये लोग जवाब देने के लिए तो आए नहीं है, ये इन लोगों की जो नहीं, अगर आपने मेरी बात कर दी है तो मेरा सवाल आपसे यही है, संविधान बचाओ की बात आप लोग करते हैं, टीएमसी जो आपका सहयोगी दल रहता है लोकसभा चुनाव में, वो आज लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र को जलाने की खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है। इस पर आपके नेता जो टॉप लीडर आपके हैं वो चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? देखिए, जिस वक्त तृणमूल कांग्रेस का या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला करेगा, अरे आपको लोग नहीं वोट देते, आप देश के नागरिकों की बात कहां से उठाएंगे? किसी भी गलत आदमी के साथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून में हाथ लेगा, कानून को हाथ में लेगा, हम उसके साथ नहीं है। नहीं, फिर मंच साझा करते दिखाई देंगे, स्वामी जी ने कहा, मंच साझा करते दिखाई देंगे साथ में। दिलीप जी करने दीजिए, परेशानी क्या है? अमित शाह नाकाम हो चुके हैं और वो यहाँ पर नहीं, ममता बनर्जी नाकाम नहीं हो चुकी है। नहीं, ममता बनर्जी नाकाम नहीं हो चुकी है। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है सर? पश्चिम बंगाल की? नहीं, पहली लेयर क्या है? कानून व्यवस्था की पहली लेयर क्या है पश्चिम बंगाल में? सर बॉर्डर किसके हाथ में? अरे आप सुनिए ना मेरी बात, जो आप टीएमसी के गुंडे करें, बॉर्डर छोड़िए ना, बॉर्डर चलिए मान लिया, अरे बॉर्डर का मान लिया आपकी बात। आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, आज उस स्थिति में पश्चिम बंगाल पहुंच गया है, वो कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाते आप लोग? हर चीज में अमित शाह क्यों घुसा देना है? दोनों से अमित शाह मुर्दाबाद कहलवा दीजिए। अरे क्यों कहलवा दे भाई? मेरा काम ये थोड़ा बैठा कि अमित शाह मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद कर रहा हूँ यहाँ पर। दिलीप जी सुन लीजिए, दिलीप जो कह रहे हैं कि अमित शाह मुर्दाबाद कहलवा दीजिए, बताइए मैं ये काम करने आया हूँ? जाने से रोकने में सफल नहीं रहे तो आप अमित शाह मुर्दाबाद बोलवाइए, मैं ममता बनर्जी मुर्दाबाद बोलूँ, बोलवाए तो सही एक बार इनसे। तो घुसपैठियों को लाने दे रहा है, उसे मुर्दाबाद करिए। बोला कि यहाँ पे खून का नदी बहेगा और जो भी है इनको पैर तोड़ा जाएगा जो एसआईआर करने आएंगे। क्या आप लोग संविधान को तोड़ने का काम करते हैं? आपकी पार्टी का संविधान को मानती नहीं है? आप क्या ममता बनर्जी की संवैधानिक पद को अवहेलना करने के लिए क्या आप समर्थन करते हैं? कांग्रेस क्या ये हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है इसका समर्थन करती है? अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री जी को उन्होंने जिस तरह से उनको पट्टी पड़ी थी, आप क्या समर्थन करते हैं? आप अपने पक्ष में बताइए। आप तो पहले देखिए कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, उनको चुप आप देखिए, जिनको और छोड़ कर पता नहीं है। ऐसा डिबेट में बैठिए, प्यार से बात करिए, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप खड़ा करने के लिए बैठे हो, आपके हित की रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, मेरी जिम्मेदारी है। आप घबराइए बनर्जी ने बोला ये संवैधानिक पद पे रह के बोलने का इनका अधिकार नहीं है, ये गुंडे हैं। नहीं, गुंडे की तरफ भाषा फर्जी बांग्लादेशियों को बचाने के पक्ष में कांग्रेस भी नजर आ रही है, जिस प्रकार की बातचीत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर कर रहे हैं। एनीवेज, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, दिलीप जी बहुत आभार आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका आभार, आशीष जी समय दिया आपने, आपका भी बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बता दें आपको कि कलकत्ता के मेयर हैं फिरहाद हकीम, वो कह रहे हैं कि भाई एसआईआर हुआ तो हम चुनाव आयोग की बीजेपी की टांगें तोड़ देंगे। बीजेपी के एक नेता कहता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतदाता सूची से नकली घुसपैठियों को हटाने की जो प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, टीएमसी ने सीधे हिंसक युद्ध का रूप उसे दे दिया है। जवाब तो चाहिए में आज हमने इन्हीं सवालों को उठाया।
इस चर्चा में मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।